हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वेदा एकेडमी अगेन। तो आप आ चुके हो अपने अनदर सेशन में, जो कि हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज का दूसरा सेशन है। इसमें हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जो टॉप 20 एमसीक्यूज हैं वो करने वाले हैं। और आपको पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपको वो चाहिए है अब जो एक्सपेक्टेड हो एग्जाम में आने के लिए। स्मार्ट वर्क करना है ना। तो ये इस सीरीज में जितनी भी वीडियोस हैं आप सब देखते चलिए, आपके एमसीक्यूज गारंटी तैयार होंगे। जरूर यहाँ से एमसीक्यूज फंसेंगे आएंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो प्रीवियस सेशन था आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा। तो कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि और ऐसी कौन कौन सी वीडियोस, कौन कौन सी आप ऐसे सेशंस चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। आई एम योर साइंस एक्सपर्ट प्रतिभा। और बेटा, इस क्लास में हम लोग कुछ और कमाल के फीचर्स की बात भी करने वाले हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। वो कौन से फीचर्स हैं हम इस क्लास में देखेंगे अभी। बट अभी हम क्वेश्चन 1 के तरफ में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 हमें क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन 1 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हमें सिंपली एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कैसे कन्वर्ट होगा अगर हम इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऐड करवाएं। मतलब इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न, इनमें से कौन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप सब जानते हो कि एसिड बेसिस सॉल्ट जब आप पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था BRB, या फिर आपकी कोई अपनी ट्रिक होगी जो कहती है कि जो बेसिस होते हैं वो बेसिस रेड लिटमस को कर देते हैं ब्लू कलर में कन्वर्ट। और इस तरह से हमने सीखा था कि जितने भी बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ट्रिक अगर आपको अभी तक नहीं पता थी तो इसको लिख लीजिए। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस हमें गिवन है कि विनेगर होगा, यहाँ पे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होगा, लेमन जूस होगा, सॉफ्ट ड्रिंक होगा, क्या होगा। बेटा, हम जानते हैं कि विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है और एसिटिक एसिड एसिड है, ठीक है, पता ही है, नाम से ही पता चल गया। बेकिंग सोडा एक बेस है और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होने वाला है। लेमन जूस एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि when zinc react with the sodium hydroxide the product formed are। इनमें से जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट दिया है जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, सेकंड दिया है सोडियम जिंकेट एंड वाटर, फिर दिया है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, फिर दिया है सोडियम जिंकेट एंड ऑक्सीजन। अब बेटा, आपको पता है कि जब मेटल बेस के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अब इसके साथ में जब कोई मेटल यानी कि जैसे जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही बनाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हो अब तक। तो हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा सीधा सीधा गलत है, इसको हटा दीजिए। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये बेस्ट ट्रिक होती है एग्जाम में एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। अगर आपको कुछ पोर्शन आता है और बाकी शायद आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से अपने सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो। हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन है तो यही आंसर सही होगा। दूसरा, अगर आपको रिएक्शन याद हो तो आपको याद होगा कि जो जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल गया कि जो रिएक्शन है वो सीधा सीधा यहाँ गिवन है, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोडियम जिंकेट बनना चाहिए और हाइड्रोजन बनना चाहिए, वही यहाँ पर गिवन है। तो ऑप्शन सी सही है। और अगर आपको नहीं किसी वजह से आपने अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप कभी कभी भूल जाते हो चीजों को, तो आपको इतना तो याद होगा ही, बहुत बेसिक सी चीज है कि जो बेस है वो मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस देंगे। तो हाइड्रोजन गैस के अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर सकते हो। ऑल्दो आपको पता पूरी बात होनी चाहिए और पूरी ही चीज आपको याद होनी चाहिए अपने सिलेबस में। मतलब आपको अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको तो ऐसे याद करना है जैसे कि बस आपके फिंगर टिप्स पे चीजें हों। वहां से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यूं बस आप कर लो, ठीक है। ये वाली तैयारी आपको करनी है और अभी भी मौका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन से होते हैं? आपको जब आपने एसिड बेस सॉल्व पढ़ा था तो आपने समझा था कि जो NaOH है, KOH है, यानी कि जो सोडियम या जो पोटेशियम के जो बेस हैं यानी कि KOH और NaOH, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जबकि जो हमारे अमोनियम, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ दे रखा है, ये वीक बेस है, तो ये नहीं होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, ठीक है, वैसे तो अमोनियम से मैग्नीशियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा? आप सब समझ गए कि मैम आंसर में हमारा आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमें। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेस नहीं है? नॉट लगा है, ये ध्यान रहे। कौन सा बेस है ये नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। अब ऑप्शंस की बात कर ले तो ऑप्शंस में हमें गिवन है KOH। सीधा सीधा पता है कि ये तो एक बेस होता है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ZnO बेटा ये एक बेसिक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हो ही नहीं सकता, सबको पता होता है। AlOH का होल थ्राइस ये भी क्या है? एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी क्या होगा? ये भी बेसिक इन नेचर होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और हमें सबको पता है कि जो NaCl होता है वो एक कॉमन सॉल्ट है, आपने पढ़ा है इसको, तो ये बहुत आसान सा आपका था, लेकिन ये रिपीट हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में ये आया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। कोई भी चीज आसान तब होती है जब आपने उसकी तैयारी कर रखी है, अगर तैयारी नहीं है तो ये क्वेश्चन भी टफ होगा कुछ बच्चों के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भाई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके पास में कुछ ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे फीचर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। तो वो कौन से हैं? अगर मैं आपको बताऊं वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आपकी मदद करेंगे, वो आपके हैं जैसे कि आपका टेलीग्राम ग्रुप। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जैसे कि जो आपका T.me वेदा 10E, ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपकी मदद करेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिल रहे हैं डेली PDFs। डेली PDFs के साथ में बेटा आपको यहाँ पर मिलेंगी क्विज और डिस्कशन, यानी कि कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, डाउट यहाँ पर सॉल्व हो रहे होंगे आपके, और पोल्स भी मिलेंगे। और कमाल के फीचर्स हैं आपके वेदा ऐप में। वेदा ऐप आपको प्रोवाइड करती है लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें आपके कोर्सेज के अलावा जो आपके टेस्ट हैं वो मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेंटोरशिप, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो या आप करने वाले होते हो। अब जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो जो आप सॉल्व करना चाहते हो, तो मेंटोरशिप है। क्रिएट योर ओन टेस्ट, यहाँ पर अपने ही टेस्ट बना करके आप कभी भी किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन मिलता है बेटा, और आपको अपनी लर्निंग रिपोर्ट भी मिल जाती है कि आपकी कैसी प्रोग्रेस है इस पूरे हफ्ता, ठीक है, या पूरे महीने में। 24/7 डाउट सॉल्विंग, ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर है, यानी कि आप अपने डाउट को कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हो। तो इसी के साथ में ये कमाल के फीचर्स अगर आपको पाने हैं तो आपको वेदा एकेडमी ऐप जो है, वेदा ऐप, वो आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर पे, और टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है आपको। और YouTube पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और इसी तरीके की सीरीज और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आगे भी इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के फॉर्म में आपके नॉलेज को बूस्ट किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 हमें गिवन है कि एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है वो इज अ वीक एसिड बिकॉज, हमसे बोला गया है जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। क्यों? बेटा आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि जो एसिटिक एसिड होता है बेटा वो पार्शियल आयनाइज्ड होता है, ठीक है। पार्शियल आयनाइज्ड का मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है, आयंस को फॉर्म करता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वीक एसिड।
और जो अपने आयंस को बहुत अच्छे से क्विकली और फुल कंप्लीटली जो है वो डिसोसिएट कर सकते हैं, वो हमारे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो लिखा है इट्स एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक, इसलिए इसको वीक कहते हैं। इट इज हाईली आयनाइज्ड, या इट इज वीकली आयनाइज्ड, या ये कंटेन करता है COOH ग्रुप। तो बेटा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वीकली आयनाइज्ड है, इसीलिए हम इसको वीक एसिड की कैटेगरी में समझते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास में क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है वो पॉलीबेसिक एसिड में क्या देते हैं, मतलब जो पॉलीबेसिक एसिड होते हैं वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन दे करके वो क्या देते हैं, वो एसिडिक सॉल्ट देते हैं, वो बेसिक सॉल्ट देते हैं, या वो नॉर्मल सॉल्ट देते हैं, या वो डबल सॉल्ट देते हैं। बेटा आंसर आपका हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। कैसे मैम? जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है उसमें होता क्या है कि जो पॉलीबेसिक, ऐसा समझ लीजिए, जो पॉलीबेसिक एसिड्स होते हैं वो अपने जो आयंस हैं उनको डिसोसिएट करवाते हैं, और डिसोसिएट करवा करके मतलब यहाँ पर एक्चुअल में जो आयंस हैं उनका क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, और इस तरीके से वो जो है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन यानी कि प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर वो जो सॉल्ट बनाते हैं, ये जो पॉलीबेसिक होते हैं एसिड्स, वो जो सॉल्ट बनाते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। पॉलीबेसिक एसिड का नेचर आप समझते हो कि उनके पास में जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, और वो रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म मोर देन वन एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा एक से ज्यादा एसिडिक सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस को देखें ध्यान से, तो ऑप्शंस में हमें इनके नेचर को समझना पड़ेगा। जो हमें यहाँ पर कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनके नेचर्स को अगर हमने समझ लिया तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्विकली दे पाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है CH3COOH। आप जानते हो कि ये कैसा होता है, ये कैसा होता है बेटा CH3COOH। अगर हम बात करें CH3COOH की तो H पॉजिटिव आयन देता है एक, ठीक है, जहां पे H3PO4 जो होता है ये 3H पॉजिटिव आयन देते हैं, कितने, 3H पॉजिटिव आयन देते हैं ठीक है। अगर हम बात करें CH3CH2COOH की तो अगेन वही H पॉजिटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन देगा, और ZNO जो है ये तो एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो हमारे कंपाउंड गिवन है उसमें यहाँ पर H पॉजिटिव आयन एक ही, ये जब एक्वा सोल्यूशन में जाएगा तो जब ये एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा और अपने जो आयंस हैं उनको डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएशन के दौरान ये H पॉजिटिव आयन एक ही दे पा रहा होगा, भाई यही तो होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट। सेम इसका भी यही होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा मैम, सही आंसर होगा H3PO4 बेटा, H3PO4, क्योंकि यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनकी जो नंबर है वो 3 है, और इसीलिए ये क्या करेगा, मोर देन वन एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, मोर देन वन एसिडिक सॉल्ट, जबकि ये लोग सिर्फ एक बनाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन 8 हमें गिवन है कि अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एक ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोबेबली। अब हमें पता है कि एक ट्रिक थी BRB और एक ट्रिक थी ABR। ये ट्रिक क्या कहती है कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो बेसिक जो एसिड होते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं, उन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे एक ऐसे सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो कितना होगा। तो बेटा जो एसिड है वो कर रहे हैं, और एसिड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, लेस देन 7 होता है। तो लेस देन 7 हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लियरली सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या दे रखा है, लेस देन 7 नंबर दे रखा है, यानी कि ये पीएच शो कर रहा है कि यहाँ पर ये pH इज इक्वल्स टू 6 वाला जो सोल्यूशन है वो इसको ब्लू से रेड कर देगा। आगे बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज। एसिड्स के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है,
फर्स्ट, दे गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, ये तो सही है। दे आर सार इन टेस्ट, ये भी सही है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी बिल्कुल सही है, अभी अभी देखा था ABR। ठीक है, लास्ट दिया है दे गिव पिंक कलर विद फिनोप्थलीन। तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे? ये कह रहे हैं कि ये पिंक कलर देंगे विद फिनोप्थलीन। बेटा फिनोप्थलीन आप सब जानते हो, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। और इसकी खास बात यह है कि जब पहले ही ये कलरलेस होता है, एक तो पहले ही ये कलरलेस रहता है, और जब एसिड्स के साथ में इसको मिलाया जाता है तो ये इट रिमेन्स कलरलेस, इट रिमेन्स कलरलेस। यानी कि ये पहले भी कलरलेस होता है, और जब एसिड्स के साथ में इसका कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एसिड्स के साथ में ये कलरलेस ही रहते हैं। तो पिंक का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में। अब यहां पर हमें जो क्वेश्चन 10 है वो गिवन हुआ है। ठीक है, गिवन है कि व्हेन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड प्लेस्ड इन अ बीकर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO की बात हो रही है, इसको हमने किसी बीकर में डाला और इसको हमने डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीट किया, यानी कि मिला दिया। डाइल्यूट HCl के साथ में इसकी रिएक्शन, ठीक है, हो रही है। अब कह रहे हैं इट्स कलर चेंजेस टू, इसका कलर कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? तो पहले तो रिएक्शन को समझ लेते हैं। बेटा जब CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CuCl2, और साथ में जो आपका H2O है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड होता है उसका जो कह सकते हैं जो कलर होता है वो बेटा हो जाता है कैसा? ब्लूइश ग्रीन। तो ब्लूइश ग्रीन कलर का जो है हमारा ये कलर देता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ जाते हैं। pH ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन, ठीक है, हैविंग हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल। ये कह रहे हैं कि कोई pH है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, एनी सॉल्यूशन। लेट्स सपोज कि एक सॉल्यूशन है जो कि A है, A सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि जो pH है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल। जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वो आपकी यहां पर बेटा गिवन है इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, इतना गिवन है। तो कोई भी अगर आपका कोई भी सोल्यूशन है ना, और उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल है, यानी कि 1 मोल के बराबर है, तो कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है, ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसका pH क्या होगा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। pH ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल इज, pH दिया नहीं है, पहले मैंने ऐसे पढ़ा कि जैसे pH दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हुई थी, लेकिन pH पूछा गया है, ठीक है, और आपको दिया है कि जो भी कोई सोल्यूशन है उसका 1 मोल क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। तो pH बताना है अगर, तो हमें एक फॉर्मूला याद है कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, जानते हैं सब? ठीक है, अब यहां पर गिवन है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल के इक्वल है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखना है हमें कैसे लिखना है? देखो हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो 10 टू द पावर 0 है वो 1 के इक्वल होता है। अगर हम 10 टू द पावर 0 लिखेंगे तो हम अपना इजीली आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉग लगा हुआ है, आप सब जानते हो। तो 10 टू द पावर 0 लिख करके हम सिंपली क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉग होता है 10 टू द पावर x, जब हम निकालते हैं तो वो कितना आता है? x आता है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ माइनस हटा दें, सिंपली माइनस की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लॉग 10x का अगर हम निकालें तो x आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लॉग निकालें तो कितना आएगा हमारा pH आ जाएगा बेटा 0। pH का जो फॉर्मूला था उसमें हमने इजीली हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उसका pH जो है इजीली निकाल लिया। क्या आप ऐसा निकाल सकते हो?
अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो निकाल सकते हो आप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सही आंसर आपको मिल चुका है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0, राइट। आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 की विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। अरे सब जानते हैं कि विनेगर में जो एसिड प्रेजेंट होता है ना वो लैक्टिक एसिड है, ना वो मैलिक एसिड है, ना वो टार्टरिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। लेकिन ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है कि बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ। जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स वो फॉर्म होंगे बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हमें सॉल्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा, वो सॉल्ट डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्टेंट में एसिड या बेस कैसा ले रखा है। देखो जैसे अगर आपने रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है, ठीक है, ठीक है, तो आपका जो सॉल्ट है वो इस पे ही डिपेंड करेगा, मतलब वो सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में होगा, मतलब एसिडिक फॉर्म में होगा। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग बेस विद द वीक एसिड ले रखा है, ठीक है, तो अब क्या होगा मैम, तब बेटा जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने स्ट्रॉन्ग क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। सेम इसका भी वही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, इसके साथ में भी वीक बेस जा रहा होगा, तो डिपेंड ये करेगा कि आपने स्ट्रॉन्ग कौन सा लिया था। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट बन रहा है, ये खुद ही बता रहे हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी हो रही होगी, अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप सिंपली टिक कर सकते हो अपना ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ में आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चंस हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस लाने का मतलब है कि सभी 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट जिनका रिपीटेशन ज्यादा हो जाता है उसको मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ये और भी ज्यादा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब कैसे बनता है बेटा, बाई एडिंग वाटर टू कैल्शियम सल्फेट, नो। By adding sulfuric acid to calcium hydroxide, no. By heating gypsum to a very high temperature, no. By heating gypsum to a 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आपको रिएक्शन ऐसे दे देते हैं, CuSO4, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, CuSO4 डॉट 2H2O, और इसको हीट करवाते हैं। देखो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस ऐसे मान करके चलो, उसको हीट कराने पर आपको जो मिलता है CuSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस का 3/2 H2O मिलता है आपको। तो ये पूरी प्रॉपर रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को प्लीज जरूर याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर 100 से 120 डिग्री सेल्सियस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में यहाँ पर 120 दे रखा होता है और कभी कभी आपको 100 ही दिया होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको राइट आंसर आपका मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अपना क्वेश्चन 14 कंप्लीट कर लेने के बाद में क्वेश्चन 15 पर आ चुके हैं हम। दिया है बेकिंग सोडा कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड, क्या मतलब जो आपका बेकिंग सोडा होता है, एक तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखता है अपने पास में, और दूसरा क्या रखता है, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर कंटेन करता है क्या, तो दो चीजें कंटेन करता है, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा टार्टरिक एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कंटेन करता है। तो कभी कभी टार्टरिक एसिड दे देते हैं तो आपसे पूछते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, तो ये जरूर जरूर से याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे हार्ड होता है सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो अभी सीख लो कि जब भी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रिएक्ट करता है विद दी वाटर, यानी कि कंबाइन करके वाटर के साथ में, वो हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छे का मतलब ये है कि पूछा जा सकता है, द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज।
जो डिफरेंस होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें रिएक्शन याद नहीं होगी तो कोई भी बच्चा यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिएक्शन को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो CuSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, 100 to 120 पे जब आप हीट कराते हो तो ये कन्वर्ट होता है CuSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में दिया था कि वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस कभी भी निकालते हो तो आप क्या माइनस करना है आपको, किसका किसका, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम हमारा यहाँ पर है गिवन और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा यहाँ पर गिवन है। तो इसके पास में जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर फोकस करो सिर्फ, और इसके पास में जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर फोकस करो सिर्फ। तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसके पास में है 2 और इसके पास में है हाफ, तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे बेटा तो 2 एलसीएम में और ये 4 - 1 यानी कि 3/2 आपका जो डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंस, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या कहते हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका 3/2 हो जाएगा, समझ गए हो आप। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो स्मेल देता है क्लोरीन की, क्यों, कैसे। देखो ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं, कैल्शियम, ये नाम भी याद रखेंगे आप क्योंकि कभी कभी आपको इन नेम से पूछ लिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेटा ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CaOCl2। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की स्मेल क्यों देता है, क्योंकि जब ये कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो ये CaCO3 बनाता है और साथ में क्लोरीन गैस भी निकालता है। तो क्लोरीन गैस जब बनाता है तो ये एटमॉस्फेयर में जाकर के, मतलब एटमॉस्फेयर के साथ में जब एक्सपोज होती है तो स्मेल देती है क्लोरीन की स्मेल हमें आती है। तो ये आपको रिएक्शन याद कर लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ में बढ़ जाते हैं आगे। हमारे पास में ऑप्शंस जो हैं वो कौन सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लेट लाइम, नो। गिव क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि क्लोरीन गैस देता है इसीलिए ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसीलिए क्लोरीन गैस की स्मेल आती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन को कंटेन करता है, तो ये मत टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द सोल्यूशन विद द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं मैं कि जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं उसमें जो पीएच स्केल है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना फिर से अगर नहीं पढ़ा है तो। पीएच स्केल बहुत ध्यान से पढ़ना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन H पॉजिटिव आयन, पीएच स्केल से बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इस पे बनने वाले जो क्वेश्चंस, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पीएच वैल्यू निकाली थी, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। देखो द सॉल्यूशन विद द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन से आप क्या समझते हो भाई, कोई सोल्यूशन है जिसके पास में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। H पॉजिटिव आयन कौन देते हैं, H पॉजिटिव आयन तो एसिड्स देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एसिडिक इन नेचर तो है ही नहीं, बहुत ही पार्शियल होगा अगर होगा तो। इसका मतलब ये क्या है, अगर लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है इसका मतलब ये एक बेस है, क्योंकि बेस के पास में लोएस्ट जो होता है वो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और एसिड्स के पास में हाई H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन देती है। बेस तो OH नेगेटिव देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसीलिए जो बेस है वो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसकी लोएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वो है कितनी, उसका जो पीएच है वो कितने के बराबर होगा, 7 होगा, 8.6 होगा, 2.0 होगा, 6.8 होगा। आपने पीएच स्केल पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जो पीएच स्केल होता है वो कहता है कि 7 से इस साइड में, यानी कि 7 से लेस देन वाले जो आपके नंबर्स हैं, आई मीन पीएच वैल्यू रखने वाले जो सोल्यूशन है, अगर किसी की पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम पे आते हैं तो जैसे जैसे 7 के
7 से नीचे आते हैं तो pH वैल्यू जो 7 से कम रखते हैं वो सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर होते हैं, pH वैल्यू जो 7 से ज्यादा रखते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सोल्यूशन है, हमें ये तो पता ही था कि बेसिक है, उसका जो pH होगा वो मोर देन 7 होगा। अब यहाँ पर मोर देन 7 कौन कौन सा है, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 8.6 यहाँ पर दे रखा है, मोर देन 7 है, बाकी सारे लेस देन 7 है या फिर 7 दिया है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास क्या दिया है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज, एसिड के बारे में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा दे रखा है, दे गिव H पॉजिटिव आयन वाटर, दे आर सार इन टेस्ट, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, इट्स ओके। तो आपको याद होगा कि फिनोप्थलीन हमारा, ये जो ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल ठीक था, जो फिनोप्थलीन था हमारा, ठीक है, फिनोप्थलीन जो था हमारा वो क्या था, सिंथेटिक इंडिकेटर था, और ये कलरलेस होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना वो एसिड के साथ में भी कलरलेस रहता है, और इसीलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, पिंक कलर नहीं देता है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ में इस क्लास में आपने जो क्वेश्चंस समझे, पढ़े, सीखे, उससे आप एक अच्छा जो एक कह सकते हैं बढ़िया सा जो एक एमसीक्यूज के लिए जो तैयारी है वो बढ़िया तैयारी हो गई होगी और कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। इसी के साथ में अब हम लोग अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज भी लगाएंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और चैनल में आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस के लिए आपको हमसे जुड़ा रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।